morning student, how are you? This is the SST subject for 8th class. Today we are discuss second chapter of geography. Chapter name is land, soil and water resource. As you remember that this chapter we are already started. We are already discussed lots of topic in this chapter. Today we are discuss this topic. Topic is classification of land. So let's start. Land can be classified on the basis of ownership, private and community land. Private land is used and owned by a person or group of people for personal use. Community land is owned and used by the whole community like parks, roads और forest. क्या बताया जा रहा है? हम पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड हमने किया है लैंड को. तो हमने लैंड को टू टाइप से क्लासिफाइड किया है, एक प्राइवेट में और एक कम्युनिटी लैंड में. जो प्राइवेट लैंड होती है वो हमारी खुद की लैंड होती है जिसके ऊपर हम रहते हैं. जैसे आपने सुना होगा लैंडलॉर्ड के बारे में कि वो तो लैंडलॉर्ड है, उनके पास बहुत सारी लैंड्स हैं. तो जिनके जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं या फिर जिनकी खुद की अपनी लैंड होती है उसे हम कहते हैं प्राइवेट लैंड. और जो कम्युनिटी लैंड कहलाती है, जो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी लैंड. तो कम्युनिटी लैंड पे हम पार्क्स बना सकते हैं और इसके ऊपर रोड भी बना सकते हैं. तो ऐसे जो लैंड होते हैं वो कम्युनिटी लैंड कहलाते हैं. टू टाइप के अलग अलग टाइप के हमारे पास लैंड है. नेक्स्ट है हमारे पास चेंजिंग पैटर्न ऑफ लैंड यूज. लैंड यूज हैज बीन चेंजिंग ओवर द ईयर. ह्यूमन पॉपुलेशन हैज बीन इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट एंड सो हैव देयर डिमांड ऑन लैंड. क्या बोला जा रहा है कि डे बाय डे और ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. पॉपुलेशन को भी निकाला जाता है डे बाय डे, ईयर बाय ईयर और मंथ बाय मंथ. ऐसे हम निकाल लेते हैं पॉपुलेशन कि कितने पॉपुलेशन अब तक हुई है. तो यहाँ पर ईयर के बारे में लिखा है, तो ईयर में अब तक बहुत ज्यादा ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है. इतनी बड़ी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से अभी के टाइम पर लैंड की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास लैंड को बहुत ही बुरे तरीके से इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो किस तरीके से लैंड को तहस नहस किया जा रहा है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन हैपेंस व्हेन द लैंड इज नो लॉन्गर suitable for agriculture. Some important resource for this include increased population and its ever increasing pressure on land for deforestation, soil erosion etc. Soil बोला जा रहा है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में. लैंड डिग्रेडेशन की मीनिंग होती है जब हम लैंड को बहुत बेकार तरीके से खराब कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल के लिए डिफोरेस्टेशन. अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो लैंड ही खराब हो रही होती है. यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंड को कुछ भी नुकसान नहीं होता. तो ऐसा नहीं है. जब हम फॉरेस्ट की कटिंग कर देते हैं तो जब वहां से प्लांट्स और जितनी भी ट्री है हट जाती हैं तो लैंड को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई भी फॉरेस्ट लगे होते हैं उस लैंड पे तो उसके फॉरेस्ट प्लांट्स के लगने से पूरे के पूरे लैंड की फर्टिलिटी बहुत ही मजबूत होती है. और जो लैंड होती है, लैंड में सॉइल इरोशन नहीं होता. सॉइल इरोशन की वजह से भी लैंड बहुत जल्दी जल्दी खराब होते चले जाते हैं. सॉइल इरोशन को हम अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन, यानी कि जब मिट्टी अपने लैंड से खिसक जाए, हट जाए, इसे हम कहते हैं सॉइल इरोशन. तो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोशन हो रहा है और बाढ़ भी कई बार आ जाती है. कई बार सुनामी की वजह से भी ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं. ठीक है, तो ये था हमारा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में. आगे बढ़ते हैं. लैंड कंजर्वेशन. लैंड इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस. इट इज लाइक हैबिट फॉर ऑल लाइफ एंड द ट्रेजर हाउस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स एंड सॉइल दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. क्या बोला जा रहा है? कंजर्वेशन करने के लिए लैंड को कंजर्व कर लो, यानी कि बचा लो. ठीक है, तो लैंड को बचाने के लिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर कि जितने भी लाइफ, जो भी ह्यूमन की लाइफ है, उसको जीने के लिए हमें बिल्कुल आराम से और तरीके के साथ लैंड को यूज करना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमें कुछ ऐसे लैंड को छोड़ देना चाहिए जिस लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है. अगर किसी लैंड की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है तो उस लैंड पे हमें हाउस या बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज नहीं बनानी चाहिए. अगर हम ऐसा कर देते हैं तो इन फ्यूचर के लिए जो हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहेगी और आने वाली हमारी जो फ्यूचर होगी उसे खाने के लिए क्रॉप्स भी बड़े इजी तरीके से मिल जाएंगे. ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे लिखी थी इकोनॉमी के बारे में कि जब भी हम अपनी इकोनॉमी को देखकर किसी भी लैंड को तहस नहस कर रहे होते हैं तो उसकी जगह पे भी हमें उस लैंड का ख्याल कर लेना चाहिए कि इस लैंड की कितनी बर्बादी हम कर रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या करना है? हमें बार बार लैंड को
इरोशन करने उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल नहीं डालना होता, हमें क्या करना होता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए प्लांट्स लगाने होते हैं। तो हमें प्लांट्स या ट्री लगानी चाहिए और कुछ ऐसा लैंड छोड़ देना चाहिए जहाँ की जिस लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल रिसोर्स। Soil is the uppermost layer covering the surface of the earth is the partly decomposed organic matter. Soil resource के बारे में पढ़ रहे हैं। Soil क्या है, हमारे लैंड का अपर मोस्ट लेयर है। हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में कि इसके 3 लेयर होते हैं। तो जो अपर मोस्ट लेयर है हमारे सॉइल का, लैंड का, वो है हमारा सॉइल। तो सॉइल बहुत ही हमारे अर्थ के ऊपर बहुत अच्छा खासा एक लेयर होता है जिसके ऊपर हम प्लांटिंग कर सकते हैं और इसमें से बहुत सारे मटेरियल्स भी निकलते हैं। अगर हम प्लांटिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से मटेरियल निकलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इवन फ्रॉम वन फील्ड टू द नेक्स्ट। क्या बोला गया है, फॉर्म ऑफ सॉइल के बारे में बोला गया है। जो सॉइल के फॉर्म होते हैं वो अलग अलग प्लेस में और अलग अलग प्लेस के उस लैंड में अलग अलग टाइप के ही मिलते हैं। जैसे आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासों में कि सॉइल 6 टाइप के होते हैं, लूमिनियस सॉइल, इग्नियस सॉइल, ये सारे पढ़े थे ना। तो जितने भी टाइप के सॉइल होते हैं, रेड सॉइल, येलो सॉइल, ये सब सॉइल अलग अलग प्लेस में आपको अलग अलग ही मिलेंगे। जैसे हमने पढ़ा है सैंड सॉइल। सैंड सॉइल अगर आप बिल्कुल प्लेन वाले एरिया में ढूंढना चाहोगे तो आपको सैंड सॉइल नहीं मिलेंगे, क्योंकि सैंड को कहते हैं रेत। तो रेतीले इलाके में मिलेंगे, जैसे जहाँ पर रेगिस्तान होंगे उसी वाले इलाके में आपको ये मिलेंगे सैंड सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा अलग अलग प्लेस में अलग अलग टाइप के सॉइल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेरेंट रॉक। द original rock from which soil is formed is called the parent rock. This determines the type of mineral, contain, texture, color, chemical properties and permeability. यहाँ पे बोला गया है पेरेंट रॉक के बारे में। ये पेरेंट रॉक क्या होते हैं, पेरेंट रॉक से भी सॉइल बनते हैं। तो हमने पढ़ा था ना 7th क्लास में कि सॉइल बनने के लिए रॉक को पहले मेल्ट होना पड़ता है और उसके बाद ही जो मेल्ट हुए रॉक होते हैं उसमें से ज्वालामुखी फटकर निकलते हैं और फिर बाद में वो सॉइल के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो यही पेरेंट जो रॉक है ये हमारे सॉइल का बिल्कुल लास्ट वाला फॉर्म होता है। इस लास्ट वाले फॉर्म में से फिर ये रॉक के फॉर्म से सॉइल के फॉर्म में बदल जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, क्या होता है, रिवर से जितने भी सॉइल आते हैं वो नदी के किनारों पे लग जाते हैं और वहां से फिर उड़कर या फिर किसी के हाथ पैर से लगने से ऐसे करके बाहर निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉइल होते हैं, ये जो रिवर से आए या सीज से आए, ये सारे के सारे सॉइल कहाँ के होते हैं, ये हमारे अर्थ के बिल्कुल कॉर्नर वाले हिस्से से ही बाहर निकले हुए होते हैं, जो कि धीरे धीरे करके इस फॉर्म में आते हैं। जो रॉक सॉइल होता है, ये सॉरी पेरेंट रॉक होते हैं, पेरेंट रॉक भी बिल्कुल हमारे सॉइल के बनने का सबसे लास्ट फॉर्म होता है और फिर इसके बाद ये बन जाते हैं। ठीक है, इसमें ये जो पेरेंट सॉइल है, इस पेरेंट सॉइल से कुछ मिनरल्स भी मिल सकते हैं हमें और इसी सॉइल से हमें कुछ अलग अलग टाइप के कलर के सॉइल भी मिलेंगे। जैसे अभी मैंने बताया था ना रेड सॉइल और येलो सॉइल, तो वो भी इसी वाले सॉइल से मिलेंगे। ठीक है, तो क्लास आई होप यू विल ऑल टॉपिक्स अंडरस्टैंड एंड योर होमवर्क इज रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। थैंक यू।